हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि मैं स्टैटिक जीएस यानी ऑब्जेक्टिव जीएस लेकर आने वाला हूं, तो आज उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। आज से आज आपको जो 11:30 बजे वीडियो मिलती है, वो आज 11:30 बजे वीडियो मैं स्टैटिक जीएस की डाल रहा हूँ, है ना। और जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है वो कल संडे है, तो कल आपको वो मिल जाएगी। हिस्ट्री क्लास जो है वो कल संडे को मिल जाएगी। आज ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके ये बताएंगे, है ना, जितने भी जने आप लोग देखते हैं, कि अगर आपको ये लगता है कि ठीक है, इससे तो हमें और बेनिफिट मिलेगा और हमारे लिए बेनिफिशियल होगी कि आप सर इसे कंटिन्यू करें, तो फिर डेली आपको हिस्ट्री मिले करेगी 11:30 बजे, और ये क्लास मिला करेगी शाम को 4 बजे या 4:30 बजे, या मैं डिसाइड कर दूँगा टाइम क्या मिलेगा। तो आज मैं ये वाली वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि जिससे कि आप लोग मुझे ये बताएं कि ये कंटिन्यू करें या हिस्ट्री चलने दें, ठीक है। तो बताएंगे ज़रूर। अब इस स्टैटिक जिस से फ़ायदा क्या होगा पहले उसको समझें। स्टैटिक जिस में क्या होता है कि अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। ये रेलवे क्वेश्चंस हैं। फिर हमारे मिक्स क्वेश्चन बनेंगे स्टैटिक जिसमें मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मिक्स क्वेश्चन बना कि बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया, एक क्वेश्चन बन गया ये वाला। फिर एक क्वेश्चन बन गया कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में। क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है ना, अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, उत्प्लावन बल का काम क्या होता है। ये स्टैटिक जैसे क्वेश्चन, मतलब कि जैसे अब हम सोचो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तो हमें बहुत टाइम लगेगा कि हमने हिस्ट्री इतने दिन में खत्म करी, ऐसे ज्योग्राफी में टाइम लगेगा, ऐसे पॉलिटी में टाइम लगेगा। स्टैटिक जैसे क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत सारे कवर होते रहते हैं, साथ साथ में आते रहते हैं बीच बीच में, कि एक साइंस का आ गया तो एक हिस्ट्री का आ गया, तो एक पॉलिटी का आ गया, एक उत्तर प्रदेश का कोई क्वेश्चन आ गया, एक मध्य प्रदेश का कोई क्वेश्चन आ गया, कोई करंट का मुद्दा चला तो 2 क्वेश्चन करंट के आ गए। ऐसे चलता है स्टैटिक जीएस के अंदर क्वेश्चन। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम पेपर में बैठते हैं तो जो सब्जेक्ट हमने पढ़ रखा है उसके क्वेश्चन तो हमारे हो ही गए। फिर स्टैटिक जिसमें से ऐसा होता है कि हमारे साइंस के भी लग जाते हैं, पॉलिटी के भी लग जाते हैं, इकोनॉमी के भी लग जाते हैं, ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नई क्लास, उस पर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसको कंटिन्यू करें या इसको कंटिन्यू ना करें। आपके कमेंट पे डिपेंड करेगी ये क्लास। एक लड़की पढ़ती है कल्पना, तो उसके मैसेज ज़रूर मिलते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम बच्चे मैं कमेंट नहीं करते, ना मैं उनको ज़्यादा सोचता भी कितने करें, लेकिन इसे एक आध बच्चा भी करता है तो समझ में आता है कि ठीक है यार, वो बच्चा पढ़ने के लिए आया है। देखो सिलेक्शन ना होता भी उसी बच्चे का है जो मेहनत कर रहा है। आते तो लाखों बच्चे हैं तैयारी करने, लेकिन दम को तो कितने दिखाते हैं। जितने बच्चे दम दिखाते हैं ना कि यार हमें दिन रात एक करके सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन उन्हीं का आ रहा है। नहीं तो खूब कोचिंग सेंटर है, 500 बच्चे एडमिशन लेते हैं, सिलेक्शन कितने के आते हैं, 50 के 500 में से, तो 450 का। इसका मतलब 450 ने तो मेहनत करी ही नहीं है। जिस 50 ने मेहनत करी उनका नंबर आया, ठीक है। तो टीचर उन्हीं 50 को देखते हुए पढ़ाता है, भाई यार ये पढ़ने आए हैं, ये नंबर लेने आए हैं। इसीलिए वो जो लड़की है वो एक मैसेज करती है, मैं उसका मैसेज देख के ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और क्या बोलते हैं, मैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ कि यार मैं इस चीज़ को भी स्टार्ट करूँ, बस समय का अभाव रहता है मेरे पास। नहीं तो मैं सच में पॉलिटी भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि एक दिन में पहले आपको सुबह हिस्ट्री मिल गया, फिर पॉलिटी मिल गया, शाम को आपको साइंस मिल गया, है ना। इस तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन समय नहीं रह पाता। तो धीरे धीरे चले हैं इसमें, तो करेंगे काम को आगे। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो स्टार्ट करेंगे उन चीज़ों को भी। पर फिलहाल के लिए आपके लिए नया एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। आज 11:30 बजे आपको हिस्ट्री क्लास नहीं मिलेगी, स्टैटिक जीएस की मिलेगी। इस क्लास को देख करके आप मुझे ये बताना कि इसे कंटिन्यू करें या ना करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें, इस क्लास को। ये क्लास है भारतीय रेलवे गेज की। भारतीय रेलवे गेज यानी कि जो भारतीय रेलवे जो लाइन होती है ना, उसकी चौड़ाई कितनी होती है। यहाँ पे लंबाई लिखी हुई है बच्चों, आप इसे ठीक कर लेंगे। ये चौड़ाई है, यहाँ पे ये लंबाई नहीं है, ये चौड़ाई है। ये क्या है, चौड़ाई है, सही है। तो जैसे पीछे ना पोस्टर सा भी दिख रहा होगा आपको, रेल की लाइन बना रखी है, यही गेज है रेलवे का। तो इसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज जिसपे बड़ी रेल चलती है, जिसपे बड़ी ट्रेन चलती है। तो ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है, पेपर में आता है क्वेश्चन। अभी आपका एनटीपीसी आने वाला है, देखना आपको यहाँ से जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। पेपर में आएगा ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है। तो ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है बच्चों 5 फुट 6 इंच। अगर इंच में पूछे तो 5 फुट 6 इंच, और अगर मीटर में पूछे तो 1.676 मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना, 5 फुट 6 इंच और 1.67 मीटर। अब इसे याद कैसे करोगे, देखो इसे कर लो 56 पेपर में ध्यान रखना, हाँ 56 और 1676।
56 और 1676, पॉइंट मत लिखो। और 56 में आप समझ जाओगे, 56 का मतलब है 5 फुट 6 इंच, ऐसे पढ़ना। और 1676 में समझना 1.676 मीटर। तो ये हो गई फिट और इंच में, और ये हो गई मीटर में। तो जैसे ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज एकदम दिमाग में लाओ, 56 और 1676 ऐसे बढ़ाया था भैया ने। तो 5 फुट 6 इंच और 1.676 मीटर। जिसपे बड़ी ट्रेन चलती है, जो लाइनें बड़ी ट्रेन चलती है, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है ना, ये वाली जो ट्रेन होती हैं, ये जिस वाली लाइन पे दौड़ती हैं, उन लाइन की चौड़ाई बीच की, उन लाइन की बीच की चौड़ाई, बड़ी लाइन जो होती है उनके बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 5 फुट 6 इंच होती है। ये रेलवे का पहला क्वेश्चन मिलता है, 5 फुट 6 इंच। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये चौड़ाई है ना कि लंबाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो ब्रॉड गेज मतलब कि जो रेलवे लाइन है उनके बीच की जो चौड़ाई है ना, बड़ी लाइन के बीच की चौड़ाई, उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। ठीक, अब जरा समझना, ये 1676 मैंने ऐसे याद करवाया, आप ध्यान रखना 1.676 मीटर। अगर ये कभी पेपर में मिलीमीटर में आ जाए तो भाई अब इसमें यूँ मत कहना कि यार मिलीमीटर में तो पढ़ा है नहीं यार। अब मैथ्स वैसे तो तुम पढ़ते ही होंगे, अब मैथ्स तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ यहाँ पे। तो अगर मीटर में है और मिलीमीटर में पूछ लिया तो भाई मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना पता होना चाहिए। गड़बड़ मत करके आ जाना, कहीं बिल्कुल नील बटा सन्नाटे की तरह जाओ या लकीर के फकीर बन के जाओ, मीटर ही पढ़ाया था, मिलीमीटर तो पढ़ाया नहीं था। तो भाई मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना तो खुद भी सीख सकते हैं। जैसे 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तो इसको करके आ जाना वहाँ पर, समझ में आ रहा है? कभी उसे गड़बड़ करके आ जाओ। तो 1.67 मीटर, और अगर मिलीमीटर में आए तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 1676 मिलीमीटर। सही है? जैसे यहाँ पे मैं बता दूं 1.676 मल्टीप्लाई बाय 1000, पॉइंट हटाओ तो 1000 से 1000 कट गया, ये आ गया 1676 मिलीमीटर। ऐसे आप हर किसी को चेंज कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते ही साथ मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो गड़बड़ मत करके आना इस चीज़ को, ठीक है? चलो, तो ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी हो गई? ब्रॉड गेज की चौड़ाई हो गई 5 फुट 6 इंच और 1.676 मीटर और 1676 मिलीमीटर। सही है? चले सेकंड देखें इसमें। सेकंड है बच्चों मीटर गेज। मीटर गेज, जो मीटर गेज होता है, इसकी एग्जाम पूछेगा सीधा, मीटर गेज की चौड़ाई, फिर चौड़ाई इसने सब में लंबाई कर दिया, आप उसको ठीक कर लेंगे, मैं ठीक कर रहा हूं। ये चौड़ाई है, आप हर जगह चौड़ाई को कर लेना। अरे यार, चौड़ाई सही है। तो मीटर गेज की चौड़ाई पूछेगा, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द मीटर गेज। तो मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है वो होती है 3.33 फीट, है ना, या 3 फीट 33 इंचेस या 1 मीटर। ठीक है, 3 फीट 33 इंचेस या 1 मीटर। समझ में आ रहा है? या 1 मीटर। तो 3.33 फीट बोल दो या 1 मीटर बोल दो, ये है मीटर गेज की चौड़ाई। इसे ना, इसके नोट्स बनाना, एक अलग से बना लेना, स्टैटिक जीएस का रजिस्टर। अब उसमें ब्रॉड गेज मिल गया आप लोगों को, अब उसके अंदर मीटर गेज मिल गया आप लोगों को। तो ब्रॉड गेज मीटर गेज की चौड़ाई पूछेगा तो आप बता देंगे। ब्रॉड गेज की थी 5 फुट 6 इंच, इसकी है 3.33 फीट या 1 मीटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहां पर आता है, यहां पर आता है, तीसरा क्वेश्चन है नैरो गेज की चौड़ाई। ये भी चौड़ाई है, लंबाई नहीं, नैरो गेज की चौड़ाई। नैरो गेज जिसपे छोटी लाइन चलती है, जैसे शिमला की साइड जाते हैं ना तो छोटी लाइन चलती है, नैरो गेज। तो नैरो गेज की चौड़ाई, ये भी क्या है? लंबाई नहीं है, चौड़ाई है। नैरो गेज की चौड़ाई ये होती है बच्चों 2.6 फीट, 2.6 फीट और 0.762 मीटर, 0.762 मीटर। याद रखेंगे 0.762 मीटर। अब देखो 5 फुट 6 इंच हो गई हमारी ब्रॉड गेज की, 3.33 हो गई हमारी मीटर गेज की, और 2.6 हो गई हमारी किसकी? नैरो गेज की। समझ में आया?
तो तीनों गेज आपके सामने आ गए। अब रेलवे के तीनों गेज अगर आपसे पूछे गए किसी भी पेपर में तो आप आराम से बता दें, किसी में ब्रॉड गेज पूछेगा, किसी में मीटर गेज पूछेगा, किसी में नैरो गेज पूछेगा, जिसमें भी पूछेगा आप उसमें से बता देंगे, जिस भी पेपर में आपसे पूछेगा। समझ में आया? तो तीनों गेज हमारे सामने आ गए और इन तीनों गेज को आप अलग से लिख लेंगे, रेलवे गेज की चौड़ाई, ऐसे करके इस पे नोट्स बनाएंगे। समझ में आया? चलो अब अगली चीज देखते हैं। अब अगला हम देखते हैं रेल इंजन निर्माण केंद्र, कि रेलवे के जो इंजन बनते हैं, है ना, वो कहाँ कहाँ पर बनते हैं, उसको देखते हैं, रेलवे के इंजन कहाँ कहाँ पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन, पूछा जाता है पेपर में, पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको ठीक से? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स? लोकोमोटिव कहते हैं बच्चों रेल इंजन को, जो रेल का इंजन होता है ना उसको लोकोमोटिव बोलते हैं। तो उसने कहा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? नाम से ही पता चला चितरंजन है तो चितरंजन में ही होगा। और चितरंजन कहाँ पड़ती है जगह? पश्चिम बंगाल में। चितरंजन कहाँ पड़ती है जगह? पश्चिम बंगाल में। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? चितरंजन। और यहाँ क्या बनते हैं? विद्युत इंजन बनते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन जो होते हैं ना वो बनते हैं। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में क्या बनते हैं? विद्युत इंजन बनते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किस प्रकार के इंजन का निर्माण होता है, तो आप बता देंगे विद्युत इंजन का निर्माण होता है। और ये जगह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं बहुत थोड़े से क्वेश्चन डालूंगा, ज्यादा बस 6 या 7 क्वेश्चन, सही है। जैसे फिर आप मुझे इसमें बताएंगे, आज मैं कितने डालूंगा इसमें? 6 या 7 क्वेश्चन। फिर जैसे आप मुझे बताएंगे कि भैया ये क्लास हमें बढ़िया लगी है, फिर मैं इसमें डेली के आपको 20 क्वेश्चन कराया करूंगा। डेली वो 20 क्वेश्चन नोट करना, 20 क्वेश्चन डेली नोट करोगे और उन्हें याद करना। फिर देखना जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से मिलेंगी। सही है, आज सिर्फ मैं 6-7 क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें से। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो डीजल इंजन होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो वो है वाराणसी। वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो वेयर इज डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में है। और यहाँ पर क्या बनते हैं? डीजल इंजन बनते हैं। डीजल इंजन का निर्माण होता है कहाँ पर? वाराणसी में। सही है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आया? लोकोमोटिव का मतलब होता है रेल का इंजन, वर्क्स मतलब कि भाई काम जो होता है, तो ये नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा वाराणसी में, और वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और क्या बनता है यहाँ पे? डीजल इंजन बनते हैं। तो 2 हो गए आपके सामने, एक हो गया चितरंजन, चितरंजन में, और दूसरा हो गया डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। डीजल कंपोनेंट वर्क्स, डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो डीजल सही दिख रहा है? ये सही दिख रहा है? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले एक बार, इसे स्क्रीनशॉट ले लें और उसका भी ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है डीजल कंपोनेंट वर्क्स। अब डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहने का मतलब है कि जो डीजल इंजन होते हैं उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? तो पटियाला पंजाब में। लिख दिया डीजल इंजन है कलपुर्जे, मतलब डीजल इंजन में जो चीज़ें यूज हो रही होती हैं, जो से घटक होते हैं, जो मुख्य चीज़ें उसमें बन रही होती है, जो लग रही होती है इंजन के अंदर, वो चीज़ें कलपुर्जे कहाँ बन रहे होते हैं उसके? वो बनते हैं पटियाला में। समझ में आ गया? पटियाला में। जैसे कि इंजन कहाँ पे ईंधन कहाँ पे जलेगा, वो चीज़ बन गई एक तरीके से, है ना। इस तरीके से उसके जो मुख्य पार्ट्स होते हैं डीजल इंजन के, वो कहाँ बनाए जाते हैं? पटियाला में। सही है, याद रखेंगे डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहाँ पर है? पटियाला में। सही है। आगे डीजल इंजन है कलपुर्जा बोलेंगे हिंदी में, है ना। अबे आ रहा है समझ में तुम्हारे? कभी ऐसे में पढ़ाया जा रहा हूँ। मैंने आपसे बताया 2-3 चीज़ें। क्या क्या बताया? एक मैंने बताया ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। सही है। एक मैं बता रहा हूँ कि जो रेलवे के इंजन है वो कहाँ बनते हैं। एक चितरंजन बताया है, एक वाराणसी बताया है, एक उसके कंपोनेंट बताए हैं पटियाला में। याद होने चाहिए। जब मैं अगली क्लास पूछ दूंगा आपके सामने तो पहली वाली क्लास के पूछूंगा कि कल जो पढ़ाया था उसको बताओ। ऑब्जेक्टिव जीएस इसी तरीके से पढ़ी जाती है, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सही है। चलो, तो कंपोनेंट वर्क्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं
ये देखो, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? ये आपकी ये चितरंजन नहीं है शायद, ये जमशेदपुर है, चितरंजन। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड ये कहाँ पर है? चितरंजन। ये भी आपका वही पश्चिम बंगाल। डीजल इंजन निर्माण केंद्र, क्या है ये? डीजल इंजन निर्माण केंद्र। एक मिनट रुकेंगे इसमें, हाँ ठीक है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड पूछ जाएगा कहाँ है, तो सीधा बताएंगे चितरंजन में। यहाँ भी क्या होता है? डीजल इंजन के निर्माण होते हैं। किसके? डीजल इंजन के। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? चितरंजन में। सही है। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव है, इनमें तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जबकि इसमें एक्सप्लेन करते नहीं है, बस सीधा सीधा लिखवा देते हैं। एक्सप्लेनेशन तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में किया जाता है बच्चों, फिर भी मैं करूँगा, जहाँ पर होगी वो करेंगे। नेक्स्ट एक और है, डीजल लोकोमोटिव कंपनी। डीजल लोकोमोटिव कंपनी यह है जमशेदपुर। जमशेदपुर डीजल इंजन निर्माण है, भूलना मत इन्हें, एक साथ है, इसलिए मैंने इन्हें को कम ही डाला, एक साथ सारे नहीं डाले, एक साथ सारे डालते तो भूल जाते। तो डीजल लोकोमोटिव कंपनी पूछा जाए पेपर में तो सीधा आंसर आएंगे जमशेदपुर। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव वो लगाएंगे चितरंजन। सही है। और लास्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल कंपनी है ये, भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल। विद्युत इंजन बनते हैं यहाँ पर भेल में, विद्युत इंजन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड क्या बनते हैं यहाँ पे? विद्युत इंजन बनते हैं। और ये कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। सही है। तो ये हुए हमारी आज की क्लास के लगभग, मैंने आपको ये 1 2 3 4 5 6 और 9 क्वेश्चन कराए हैं। आप इन 9 क्वेश्चन को देख करके ये बताएंगे कि इस क्लास को कंटिन्यू करें या ना करें। आज ये पहली क्लास थी, तो पहली क्लास में देखो, जब पहली बार आता है, पहली क्लास है, तो इसके अंदर मैंने कम भी इसलिए रखा है कि जिससे आप लोग इसे देख पाओ, जज कर पाओ कि यार ये पढ़ना है नहीं पढ़ना। आगे इसी तरीके से मैं क्वेश्चन भी कराया करूँगा, अलग अलग क्वेश्चन कराया करेंगे। जैसे पानी किस टेम्परेचर पर उबलता है, किस टेम्परेचर पर जम जाता है। जैसे रूम टेम्परेचर कितना होता है, जैसे मनुष्य का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है ना। इसी तरीके से ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें लेके चलेंगे आगे धीरे धीरे करके। तो कल हम क्या करेंगे? कल एक तो हम पढ़ेंगे रेल डिब्बे कहाँ बनते हैं, ठीक है। और बाकी हम पढ़ेंगे जैसे फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। कल हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप बताएंगे, इसे कंटिन्यू करें, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है चलता रहेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ के रखना। इसमें से 1-2 चीज़ें हैं इन्हीं की, एक तो ये चितरंजन वाली है ना, इसमें कुछ मुझे चीज़ें और बतानी है, मैं कल बताऊँगा, एक जमशेदपुर वाले में और एक इसमें चितरंजन वाले में। इसमें भी मुझे 2-3 चीज़ें और बतानी है, तो मैं उसको भी आपको कल डिस्क्राइब करूँगा। बाकी मैंने ये सब कर दिया, पटियाला वाला कर दिया आप लोगों को, वाराणसी वाला कर दिया, चितरंजन वाला कर दिया, तो ये 3 तो कर दिए थे। और ये वाले, एक तो ये टाटा वाला और एक ये जमशेदपुर वाला, इसको है ना, इसको और इनको, इन तीनों पे भी एक बार मैं दोबारा बात करूँगा आप लोगों से, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। समझ में आया होगा तो आप लोग बताना मुझे। चलो मिलते हैं कल, और हिस्ट्री की क्लास भी मिलेगी कल आपको। और अगर आपने इसे पसंद किया तो ये क्लासेस भी फिर आपको डेली मिलनी शुरू होगी। तो दोनों क्लासेस मिले करेंगी, ऑब्जेक्टिव की शाम को और 11:30 बजे हिस्ट्री क्लास शुरू होगी, ठीक है। और जैसे मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ पढ़ाने से पहले, वो क्वेश्चंस तो मैं बोलूँगा। फिलहाल क्वेश्चन ही कराए थे इसलिए मैंने बोला नहीं है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। हरे कृष्ण। अच्छा एक चीज़ और भूल गया मैं, अब बीच बीच में करंट की चीज़, जैसे पद्म भूषण पुरस्कार अवार्ड, जो पद्म पुरस्कार हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, वो मिल भी चुके हैं, तो उन चीज़ों पे भी मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। जैसे भी समय मिलेगा तो आपको वो चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना। चलो तो यार मिलते हैं कल। हरे कृष्णा, धन्यवाद।